साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो देखिए, टुडे सेशन की अगर हम बात करें तो यस्टरडे का रिवीजन सबसे पहले कराया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न कल वाली करंट अफेयर से आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे विद फोटो विद एनिमेशन और फुल डिटेल में जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो आपको कराए जाएंगे फुल डिटेल में जानकारी के साथ में। उसके बाद स्टैटिक जीके, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपके स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग देते हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है स्क्रीनशॉट के साथ में। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं रिवीजन की ओर। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो 20 औषधि पौधों का ई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, जिसमें 20 औषधि पौधों के बारे में बताया गया है? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, किरण रिजिजू या फिर निर्मला सीतारमण। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि किरण रिजिजू के द्वारा जो है 20 औषधि पौधों पर एक ई पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कितनी महिला क्रिकेटर द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन में शामिल हो गई हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 5 महिला क्रिकेटर द 100 वुमेन्स कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। ये कंपटीशन क्या है, तो इंग्लैंड एंड क्रिकेट के बोर्ड के द्वारा जो है ये कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें 100 गेंदों की एक प्रतियोगिता होगी, एक मैच होगा, जिसमें जो है विभिन्न देश की महान खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो भारत की 5 महिला क्रिकेटर इसमें शामिल हो गई हैं। ये एक महिला क्रिकेटर टूर्नामेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, भाला फेंक या फिर बैडमिंटन? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का भी हाल ही में इन्होंने लिस्बन में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर। 13 जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने राज्य के कलाकारों के लिए कोविड के दौरान वित्तीय सहायता की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने कलाकारों के लिए, राज्य के जितने भी कलाकार हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए कोविड के दौरान यहाँ पर वित्तीय सहायता की घोषणा की है। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उन कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है जो महामारी के कारण वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं। तो जो महामारी के कारण कलाकार हैं, देखिए राजस्थान में बहुत सारे कलाकार होते हैं, कुछ पत्थरों पर कलाकारी करते हैं ना, और कुछ किलो वगैरह पर चित्रकारी पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो इन लोगों को कोविड के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने 5,000 रुपये प्रति माह जो है इनके लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी। तो ये एक संगठन बना दिया गया है कलाकार कल्याण कोष, इसके माध्यम से जो है सहायता राशि इन कलाकारों को प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, किस बैंक ने अभी हाल ही में कवच पर्सनल लोन योजना का अनावरण किया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिटी यूनियन बैंक? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कवच पर्सनल लोन योजना का शुभारंभ किया है और ये कोविड के दौरान ऐसी कोई योजना लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं, महत्वपूर्ण है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड उपचार से संबंधित खर्चों के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे अपने ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन नामक एक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो स्पेशली फॉर कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जिन भी ग्राहकों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए ये योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत एसबीआई 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आप व्यक्तिगत ऋण जाकर के ले सकते हैं अगर आप कोविड के दौरान मतलब परेशानी का सामना अगर आप कर रहे हैं, आपका कोविड इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से एसबीआई से 8.5 वार्षिक ब्याज की दर पर जाकर के ले सकते हैं ब्याज। ठीक है,
पैसा ले सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद करना है, ठीक है? तो ये केवल और केवल कोविड-19 उपचार के लिए चालू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अपने जीवन साथी को खो चुके लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या फिर राजस्थान? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि असम राज्य सरकार ने अपने जीवन साथी को कोरोना की वजह से खो चुके लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं। आइए देखते हैं क्या है वे योजनाएं। देखिए, तो असम सरकार ने 10 जून 2021 को कोविड द्वारा अनाथ बच्चों और वायरस से अपने जीवन साथी को खो चुके लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। बच्चों को 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3500 रुपए के मासिक ब्याज के साथ में 7.81 लाख रुपए की सावधि जमा राशि प्राप्त होगी। यानी कि जैसे ही बच्चे की उम्र 24 वर्ष होगी, उसको 7.81 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि वो अपना कोई स्टार्टअप चालू कर सकता है, कोई उद्योग वगैरह लगा सकता है। वहीं महिलाओं को बात करें तो 2.5 लाख रुपए और 3,000 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन का एक मुश्त अनुदान मिलेगा। यानी कि जिन महिलाओं के पति की जो है डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, उन्हें जो है विधवा पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 2.5 लाख रुपए की जो है राशि यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत किस क्रिकेटर के द्वारा की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहले इसमें लग गया, जहां पर भी आपको देश की पहली या फिर देश का पहला शब्द लगा मिल जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो प्रश्न। सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर मोहम्मद कैफ? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने भी यहाँ पर सक्षम कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत की है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के लिए क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रीकुरु लॉन्च की है। तो ये वेबसाइट का नाम याद रखिएगा, क्रीकुरु, CRICURU। ठीक है, तो ये वेबसाइट लॉन्च की है किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय बांगर के साथ में मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। जो लोग इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए जो है पाठ्यक्रम भी तैयार कर दिया गया है। यह देश की पहली आर्टिफिशियल सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये जो है कोचिंग यहाँ पर वेबसाइट बनाई गई है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ड्रोन से दवाई वितरण के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि तेलंगाना के साथ में यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है ड्रोन के द्वारा दवाई वितरण को लेकर के। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना, ये परियोजना का नाम आपको याद रखना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन वितरण की विकास और निष्पादन के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ में भागीदारी की है। ऐसी जगह जहां पर मतलब कि आसानी से दवाइयां नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, मतलब पहाड़ वाले स्थान है, और तेलंगाना में तो ऐसे बहुत से स्थान हैं, तो वहां पर दवाइयां ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी और फ्लिपकार्ट इसमें जो है सहयोग करेगा तेलंगाना सरकार का। फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगा और दवाइयां और चिकित्सा आपूर्ति के वितरण को सक्षम करेगा। इन प्रयासों के साथ साथ भू मानचित्र जैसी प्रौद्योगिक कार्य भी किए जाएंगे। यानी कि तेलंगाना में जितने भी किसान हैं उनके पास कितना जमीन है और कितनी उनको पैसे की आवश्यकता है, कितना ऋण दिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ड्रोन के माध्यम से उनके खेत का चित्र खींच लिया जाएगा, फिर सरकार के पास में पूरी जानकारी पहुँच जाएगी और किसानों को ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पंजाब, केरल, उड़ीसा या फिर हरियाणा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी की जाएगी। ये एक एथलेटिक्स का जो है टूर्नामेंट है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा। तो आपका एक प्रश्न और स्टैटिक का क्लियर हो रहा है यहाँ से कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो पंजाब के पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग ले सकें, जो कि 2021 में होने वाला है। भारत के स्टार धावक दुती चंद और हिमा दास की 2021 के चौथे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने की उम्मीद है। तो ये दो धावक जो हैं, जो स्टार धावक हैं, कौन है? दुती चंद और हिमा दास। ये दोनों लोग भी इसमें भाग ले सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 13 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देश में पहली बार किस शहर के जू में शार्क और व्हेल को देखा जा सकेगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर के जू में अब आप शार्क और व्हेल मछली को भी देख सकते हैं। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो इंदौर में 50 लाख रुपए की लागत से एक एक्वेरियम तैयार किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2,000 मछलियां इस एक्वेरियम में रखी जाएंगी। अभी तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल मछलियां रखी गई हैं। तो आप बड़ी आसानी से अब शार्क और व्हेल मछलियों को इंदौर के जू में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ऐसा जू बन गया है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। आध्यात्मिक विभाग द्वारा वन खंडेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 39,46,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भिंड? तो कहां पर है वन खंडेश्वर मंदिर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भिंड में यह मंदिर जो है वन खंडेश्वर मंदिर स्थित है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो आध्यात्मिक विभाग मंत्रालय द्वारा 39,46,180 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है वन खंडेश्वर मंदिर के लिए। वन खंडेश्वर मंदिर भिंड जिले में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित वन खंडेश्वर मंदिर देश की प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। तो एक बार पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि वन खंडेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है वन खंडेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1175 में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो निर्माणकर्ता का नाम भी आपको याद रखना है, 1175 पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से प्रारंभ होती है आपकी स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके के, जो परीक्षाओं में अब तक आ चुके हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जब भी करंट अफेयर का प्रश्न बनता है शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेटी डे जरूर पूछा जाता है। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या फिर 2 मार्च? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। देखिए, तो महिला और पुरुष के अधिकारों में समानता लाने के लिए प्रतिवर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2014 में की गई थी। तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुष के अधिकारों में समानता लाने के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंदो घोष या फिर मुल्कराज आनंद? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं। कुछ जानकारी देखते हैं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा अरविंदो घोष के द्वारा ही वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हाल ही में जनवरी 2021 तक भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार कौन सा क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर बन गया है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सुंदरवन, नागा हिल्स या फिर अंडमान निकोबार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल वाला, वो 428 पक्षियों की प्रजातियों का घर बन गया है। यानी इतने ज़्यादा यहाँ पर पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है अब आजकल। देखिए, तो सुंदरवन जो है वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और जो सुंदरी नामक वृक्ष होते हैं वो एक मैग्रोव वन होते हैं। यह प्रश्न कई बार एनटीपीसी ने पूछा है कि सुंदरी नामक जो वृक्ष होते हैं वो किस तरह के वृक्ष होते हैं? तो मैग्रोव वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहीं पर प्रसिद्ध सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी स्थित है, जो कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये पूरा का पूरा जो आपका सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी गया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है आपका सुंदरवन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ था। आइए देखते हैं किस किस ने सही जानकारी दी है। तो शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल बहुत सही जानकारी दी है, काफ़ी जानकारी इन्होंने दी है, आप इनका कमेंट जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हरीश बाबू ने बहुत सही बताया है, साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही बताया है, पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया है। और पूजा दांगी जी कह रही हैं हाँ सर 2020 की भी करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द हम आपके लिए एमपी करंट अफेयर 2020 लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एमपी में अब एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो 2020 की जो है करंट अफेयर एमपी की वो हम अलग से आपके लिए वीडियो बना करके लाने वाले हैं। ठीक है, मर्ज कर देंगे, मतलब कि डेली करंट अफेयर और 2020 की करंट अफेयर मिला करके एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे डेली बेस पर। उसके बाद देव शर्मा ने बताया 13 अप्रैल 1919 को। बाकी देव शर्मा ने भी कहा है कि आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो जरूर लेकर के आइएगा। बिल्कुल हम आपकी बात पर गौर करेंगे और
आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। उसके बाद है विजय कुमार मिश्रा ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। नॉलेज जंक्शन ने यहाँ पर सही बताया, जलियांवाला बाग अमृतसर मंदिर के पास स्थित है, छोटा सा बागीचा है। धन्यवाद नॉलेज जंक्शन, एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा चैनल है, आप जाकर के विजिट कीजिएगा। नॉलेज जंक्शन पर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया, इससे हमको और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर कुछ नया इनिशिएट करने की जो है अंदर से भावना जागृत होती है। तो कमेंट एक दूसरे का जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि नई नई जानकारी आपको एक दूसरे से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है, इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। एनटीपीसी में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें 2-3 बार ये जो है प्रश्न पूछा गया है, जो शहर है उनके नाम जो बदले गए हैं वो प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में ही पूछा जा सकता है और एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, आपको गूगल पर जा करके सर्च करना है। अधिक से अधिक जितनी भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल सके उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है। बाकी डेली बेस पर दोपहर में 12:30 बजे हम आपके लिए एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, तो आज भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।